ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम जल्दी जल्दी। तो हम कहाँ पे थे? हमने सोज एब्सेस को डिस्कस कर लिया था। तो सोज एब्सेस क्या होती है? इलियप श्वास कंपार्टमेंट में पस का बनना, और इसमें सोस साइन पॉजिटिव होता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? एंटीबायोटिक और इंसियन ड्रेनेज। ठीक हो गया। इसके बाद है अनहैप्पी ट्रायड। अनहैप्पी ट्रायड में तीन चीजें बताई थी। एक आपका एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, दूसरा आपका मीडियल मेनिस्कस है, और तीसरा मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है। ओके, ठीक हो गया। इसका निमोनिक मैंने क्या बताया था? एमएमए। मीडियल मेनिस्कस, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ओके, ठीक हो गया। और ये कब होगा? जब लैटरल फोर्स अप्लाई होगी। सपोज एक बंदे का फुट ऑलरेडी प्लांटेड है, फिक्स है, और लैटरल फोर्स अप्लाई हुई है, तो उसकी वजह से इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मिडल मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और मीडियल मेनिस्कस डैमेज हो जाएगा। लेकिन रिलेटिवली अगर हम बात करें, अनहैप्पी ट्रायड में ये तीन चीजें देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल लैटरल मेनिस्कस ज्यादा इन्वॉल्व होता है इनके साथ। ठीक हो गया। और पेशेंट को एक्यूट पेन होगा और ज्वाइंट अनस्टेबल होगा। इसके बाद प्री पटिलर बर्साइटिस होता है। इन्फ्लेमेशन होती है प्री पटिलर बर्सा की, जो कि नी कैप के आगे होता है। रिपीटेड ट्रॉमा या प्रेशर की वजह से होता है। एक्सेसिव नीलिंग की वजह से होता है। दिस इज कॉल्ड हाउसमेट नी। इसके बाद पोप्लिटियल सिस्ट है। ओके, पोप्लिटियल सिस्ट को अगर आप देखो, पोप्लिटियल सिस्ट को हम बेकर सिस्ट भी कहते हैं। ठीक हो गया। अगर जो हमारा गैस्ट्रोकनीमियस और सेमी मेम्ब्रेनस, ये दो मसल होते हैं, गैस्ट्रोकनीमियस और सेमी मेम्ब्रेनस, इसके इन इन मसल के लिए बर्सा होता है, जिनको बोलते हैं गैस्ट्रोकनीमियस सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा। ठीक हो गया। ओके, ठीक हो गया। अगर ये जो बर्सा है, अगर ये बर्सा इरिटेट होता है, इरिटेट होने के बाद इसमें फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाएगा। जब इस बर्सा में फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं पोप्लिटियल सिस्ट। और ये जो बर्सा होता है, ये साइनोवियल कैविटी से कम्युनिकेट होता है। तो जो आपको पोप्लिटियल सिस्ट है या बेकर सिस्ट है, ये कब देखने को मिलती है? जब आपको कोई ज्वाइंट की अपनी डिजीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइनोवियल ज्वाइंट की अपनी इन्फ्लेमेशन है, वो कहाँ पे चली जाएगी? बर्सा में चली जाएगी। बर्सा की इन्फ्लेमेशन कराएगी और इसमें पानी भर जाएगा। दिस इज कॉल्ड पोप्लिटियल सिस्ट। तो ये आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में, रोमेटाइड आर्थराइटिस में देखने को मिलती है। क्लियर? इसके बाद है कोस्टोकॉन्ट्राइटिस। कोस्टोकॉन्ट्राइटिस में क्या होता है? कोस्टो का मतलब होता है कोस्टल कार्टिलेज, रिब्स को बोलते हैं। ओके, ठीक हो गया। कॉन्ट्राइटिस बोलते हैं कार्टिलेज को। तो जो रिब्स के जो कार्टिलेज है, उनके जो जंक्शन है, फॉर एग्जांपल वो जगह जहाँ पे रिब्स और कोस्टल कार्टिलेज आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, या फिर रिब्स स्टर्नम से मिलती है, उसकी इन्फ्लेमेशन होना, दिस इज कॉल्ड कोस्टोकॉन्ट्राइटिस। सिंपली इन्फ्लेमेशन ऑफ कोस्टोकॉन्ड्रल ज्वाइंट। ठीक हो गया। अब इसमें क्या चीज देखने को मिलती है? जब पेशेंट को कोस्टोकॉन्ट्राइटिस होता है, तो उसको पेशेंट को चेस्ट पेन होता है। और जब भी पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, आपने सबसे पहले एमआई को रूल आउट करना है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को रूल आउट करना है। तो कोस्टोकॉन्ट्राइटिस वाला पेशेंट है, इस पेशेंट को जो चेस्ट पेन होता है वो पोजिशनल होता है। पोजिशनल का मतलब है जब वो लेटेगा तो चेस्ट पेन बढ़ जाएगा, जब वो सीटिंग फॉरवर्ड से उसका पेन ठीक हो जाएगा। और ये टेंडरनेस आपको देखने को मिलती है, हाथ लगाने से पेन बढ़ जाता है। टेंडरनेस और पोजिशनल चेस्ट पेन, ये आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में देखने को नहीं मिलता होता। दैट इज वाई आपने इसको एम आई पल्मोनरी एम्बोलिज्म से रूल आउट करना है। इसके बाद है डी क्वेरवेन टीनोसाइनोवाइटिस। डी क्वेरवेन टीनोसाइनोवाइटिस, एक हमने पढ़ा था डी क्वेरवेन थायराइडाइटिस, ये है डी क्वेरवेन टीनोसाइनोवाइटिस। टीनो बोलते हैं टेंडन को, साइनोवाइटिस साइनोवियल शीथ इन्फ्लेमेशन है। तो एक टेंडन होता है, बल्कि दो टेंडन है, एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस या एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस। याद करना, इन दो टेंडन के दरमियान में आपको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स देखने को मिलता है। अब एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स क्या होता है, इसकी डायग्राम आप गूगल से देख लेना। ओके, अगर उन टेंडन की नॉन इन्फ्लेमेटरी थिकनिंग हुई है, नॉर्मली इन्फ्लेमेशन की वजह से पानी भरता है और थिकनिंग होती है, नॉन इन्फ्लेमेटरी थिकनिंग हुई है एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस की और एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस की, जब उसकी थिकनिंग हुई है, इरिटेट हो गया टेंडन, तो आपको पेन देखने को मिलेगा रेडियल स्टाइलाइट प्रोसेस पर। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पर नॉन इन्फ्लेमेटरी थिकनिंग लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे तो इन्फ्लेमेशन है। जब इन्फ्लेमेशन होगी टेंडन की, जिसको टीनोसाइनोवाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन के बाद टेंडन काफी ज्यादा सूज जाएगी, थिकनिंग होती है, और आपको पेन आपको स्टाइलाइट प्रोसेस पे देखने को मिलता है, जो कि इधर आपको होता है, लैटरल साइड पे देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और टेस्ट आपको देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड फिकल फिंकलस्टीन टेस्ट। ओके, फिंकलस्टीन टेस्ट, इसको भी आप गूगल से एक मतलब देख लेना। फिंकल स्टीन टेस्ट, फिकल स्टीन टेस्ट का क्या मतलब है कि जैसे ही आप क्या करोगे, इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, आप थंब की
एबडक्शन करोगे और एक्सटेंशन कराओगे, आपको पेन स्टाइलॉइड प्रोसेस पे देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, क्लियर। तो उसको बोलते हैं हम फिंकलस्टीन टेस्ट। तो जो फिंकलस्टीन टेस्ट होता है, इसकी आप एक मतलब गूगल पे देख लेना, आपको एक तस्वीर अच्छी से मिल जाएगी, क्लियर। अब जो डी क्वेरवेंटिनोसाइनोवाइटिस होता है, ये न्यू मदर्स में ज्यादा देखने को मिलता है, जो बेबीज को लिफ्ट करती होती है, जब बेबीज को लिफ्ट करती है ज्यादा जोर लगता है। ओके, ठीक हो गया। तो एक चीज आपको बता दूं, अगर बेबी को लिफ्ट कर रहे हैं, ओके, बेबी को लिफ्ट कर रहे हैं, अगर माँ बेबी को लिफ्ट कर रही है, तो माँ के अंदर क्या होगा, डीक्वेरवेंटिनोसाइनोवाइटिस, मतलब ये टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लेकिन बेबी में क्या होगा, अगर आपने जोर से लिफ्ट किया, उसको बाजू से पकड़ के ऊपर खींचा, तो उसकी वजह से जो रेडियस का हेड है, जो रेडियस बोन है, उसका जो हेड है वो एनुलर लिगामेंट से बाहर आ जाएगा। जब एनुलर लिगामेंट से बाहर आ जाएगा, ओके, सबलक्सेशन आपको देखने को मिलती है, क्लियर। तो जो डीक्वेरवेंटिनोसाइनोवाइटिस होता है, वो आपको न्यू मदर्स में देखने को मिलता है, गोल्फर्स में देखने को मिलता है। याद करना, गोल्फर्स में कौन सा एपिकोंडालाइटिस था, मीडियल एपिकोंडालाइटिस था, जो कि फ्लेक्शन की वजह से होता है। या रैकेट स्पोर्ट प्लेयर या थंब टेक्स्टर्स फॉर एग्जांपल, क्या वैसे ज्यादातर ही लोग अंगूठे से मैसेज टाइप करते हैं। इसके बाद है डपाइट्रन कॉन्ट्रैक्चर। डपाइट्रन कॉन्ट्रैक्चर के अंदर क्या होता है, पाल्मर फेशिया, उसकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, पाल्मर फेशियाटिस होता है, फाइब्रोसिस होती है, फाइब्रोसिस की वजह से 2 या 3 फिंगर आपकी क्या होना शुरू हो जाती है, ओके, लिफ्ट हो जाती है। तो जो प्लांटर सॉरी पाल्मर फेशिया है, जो पाल्मर फेशिया अपर लिम्ब में देखने को मिलता है, क्लियर। तो जो पाल्मर फेशिया है, उसकी थिकनिंग होगी और फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन देखने को मिलती है। खास तौर पर ये रिंग और लिटिल फिंगर को इन्वॉल्व करता है, जिसमें आपकी फिंगर्स क्या हो जाएगी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ओके, और आप कंप्लीटली एक्सटेंड नहीं कर सकते, इन फिंगर्स को स्ट्रेट नहीं कर सकते। इसके बाद है गैंग्लियन सिस्ट। गैंग्लियन सिस्ट क्या होती है, गैंग्लियन सिस्ट एक फ्लूइड फिल्ड स्वेलिंग होती है, जो कि टेंडन की शीथ में होती है। ये आपको रिस्ट के डोर्सल साइड पे देखने को मिलती है, रिस्ट के डोर्सल साइड पे देखने को मिलती है, और ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इसके भी आप डायग्राम एक मतलब देख लेना। इसके बाद है इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। याद करना, इलियोटिबियल बैंड है या इलियोटिबियल ट्रैक है, इस पे आपका टेंसर फेशियल आर्टरी अटैच होता है। ठीक हो गया। अगर आप क्या यूज करोगे, अगर आप टेंसर फेशियल आर्टरी को ज्यादा इस्तेमाल करते हो, तो जो इलियोटिबियल बैंड है वो लैटरल फीमोरल एपिकुंडाइल से रगड़ खाना शुरू कर देगा। और जो टेंसर फेशियल आर्टरी है, वो लैटरल रोटेशन कराता होता है। क्या कराता होता है, लैटरल रोटेशन कराता होता है, किसकी, थाई की लैटरल रोटेशन कराता होता है। ओके। तो ऐसे लोग जो ज्यादातर रनिंग करते होते हैं, मैराथन रनर, इसमें ज्यादा भागना है, टेंसर फेशियल आर्टरी को इस्तेमाल करना है, तो जो इलियोटिबियल बैंड होती है, वो लैटरल फीमोरल एपिकोंडाइल से फ्रिक्शन खाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम होगा। इसके बाद है लिम्ब कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम का मतलब क्या है, ओके, अभी आपको मैंने बताया था कि जो आपके लोअर लिम्स है, इसके कंपार्टमेंट बने हुए हैं। आई डोंट नो कि क्या इश्यू आ रहा है इसके साथ। ओके, तो उसको जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं, इससे पहले कोई मसला आ जाए। ओके। तो जो लिम्ब कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, मैंने ये बताया था कि जो मसल्स के स्पेसिफिक कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इन कंपार्टमेंट को कवर करने वाला आपका डी फेशिया होता है। कौन सा होता है आपका, डी फेशिया होता है, क्लियर। ठीक हो गया। तो अगर क्या हो, अगर आपके लिम्स के अंदर कंपार्टमेंट का प्रेशर ज्यादा हो गया, ओके, अगर आपके लिम्स के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, सपोज पेशेंट है, उसको कोई ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा होने की वजह से मसल की इंजरी हुई है, मसल का एडीमा हुआ है, लेकिन जो डीप फेशिया होता है, वो आगे मसल्स को एक्सटेंड नहीं होने देगा। मसल को आगे, कहने का मतलब है कि
आगे मसल्स को एकोमोडेट नहीं करने देगा। तो अगर आपका फेशिया के अंदर प्रेशर बढ़ता है, फेशियल हाइपरटेंशन होती है, कंपार्टमेंट हाइपरटेंशन होती है, वो आपके वीनस आउटफ्लो को बंद कर देगा, आर्टरियोल्स को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो और कम हो जाएगा, मसल्स की नेक्रोसिस आपको देखने को मिलती है। ओके, जब मसल्स की नेक्रोसिस होगी तो मसल के फाइबर टूटना शुरू हो जाएंगे। जब मसल के फाइबर टूटना शुरू हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड रैप्डोमायोलाइसिस, और रैप्डोमायोलाइसिस की वजह से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगा। क्लियर? अब इसके कॉजेस क्या होते हैं? कॉजेस ये है, सपोज लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर हुआ, स्केलेटल मसल डैमेज हो जाएगी, या रीपरफ्यूजन इंजरी है कि पहले स्कीमिया हुआ था फिर ब्लड फ्लो स्टैब्लिश हो गया। ओके, क्लियर? ब्लड फ्लो स्टैब्लिश हो गया, ठीक हो गया, क्लियर? या फिर कोई सांप का कोई जहर वगैरह आ गया तो पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट पे सबसे चीज रट्टा मारनी है कि पेशेंट को सीवियर पेन होगा, टेंस होगा, टेंडरनेस आपको देखने को मिलती है। और जब मसल की पैसिव स्ट्रेचिंग करूंगा, मतलब जब मैं मसल को स्ट्रेच करूंगा, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन की सारी चीजें देखने को मिलेगी, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, टेंडरनेस देखने को मिलती है। और जब मैं मसल को स्ट्रेच करूंगा तो पेशेंट को पेन ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? और जब मसल का ब्रेक डाउन है तो केराटिन काइनेस का लेवल ज्यादा होगा। क्लियर? ठीक हो गया। और एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया होगा, पेशेंट को क्या होगा? एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया। और एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया में आपको 6 पीस देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पेन, पैलर, पैरास्थीजिया, पल्सलेसनेस और पैरालिसिस, ये आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसके बाद है मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको हम शिन स्प्लिंट्स भी कहते हैं। स्प्लिंट्स एक सपोर्टिव डिवाइसेस होती है, जब फ्रैक्चर होता है हम स्प्लिंट्स लगाते होते हैं। ओके, तो इसमें होगा क्या? ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा भागते हैं या मिलिट्री रिक्रूट्स होते हैं, ओके, वर्कर्स होते हैं, उनमें आपको देखने को मिलता होता है ज्यादा भागने की वजह से। ओके, ठीक हो गया। जब ज्यादा भागते हैं, बोन के ऊपर स्ट्रेस होता है, बोन के ऊपर स्ट्रेस होता है तो बोन की रिजॉर्प्शन बढ़ जाती है, जो कि बोन फॉर्मेशन से बढ़ जाती है, और स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। इसके बाद है प्लांटर फेशियाटिस। प्लांटर फेशियाटिस में क्या होगा? प्लांटर एपोन्यूरोसिस की इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी। ओके, और इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? प्लांटर फेशियाटिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ओके, पेशेंट को हील का पेन देखने को मिलता है, और ये जो पेन होता है फर्स्ट स्टेप लेने से, ओके, ठीक हो गया। ओके, आपने पहला स्टेप लिया मॉर्निंग में, ये पेन वर्स आ गया, या अगर आप इनएक्टिव रहे ये पेन वर्स हो जाएगा, पहला स्टेप लेने से पेन बढ़ जाएगा। तो ये मोटे लोगों में देखने को मिलता है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से होता है, या जंपिंग की वजह से देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। और हील में स्पर्स वगैरह, बोनी डिफॉर्मिटीज भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट याद करना, ये जो मसल और मास्टिकेशन इसी पे काम करते होते हैं। तो जो टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर होते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और मसल और मास्टिकेशन को इन्वॉल्व करते हैं। अब मसल ऑफ मास्टिकेशन के अंदर टेम्पोरालिस, मैजिटर, लैटरल और मीडियल टेरागाइड आते हैं। अब इसके काज क्या होते हैं? अगर पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है, या पुअर हेड का या नेक का पोस्चर है, आप सही से नहीं बैठते, या बहुत बड़ा बड़ा बाइट लेते हो, बर्गर मुंह खोल के ले लिया, या ट्राइजेमिनल नर्व की इरिटेशन है, या साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इसमें होगा क्या? इसमें आपको जा क्लॉडिकेशन देखने को मिलती है। जा क्लॉडिकेशन का मतलब है कि जब आप खाना चबाओगे तो आपको पेन देखने को मिलेगा जबड़ों में, जब रेस्ट करोगे पेन ठीक हो जाएगा, और ये पेन कान में रेफर कर जाएगा, सर में रेफर कर जाएगा, और आप टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का डिसफंक्शन देखने को मिलता होता है। क्लियर? तो ये चीज देखने को मिलती है। इसके बाद चाइल्डहुड मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन है। पहला रेडियल हेड सबलक्सेशन है, जिसमें मैंने बताया था नर्स मेड एल्बो होती है। ओके, फॉर एग्जांपल बच्चे को अगर गलत तरीके से उठाया तो ये आपका एनुलर लिगामेंट है, ये एनुलर लिगामेंट है। एनुलर लिगामेंट नॉर्मली रेडियस के हेड को क्या करता है? ओके, ओवरलैप करता है, इसको कैप्चर करके रखता है। लेकिन अगर इमेच्योर एनुलर लिगामेंट है, वो रेडियस के हेड से स्लिप हो गया, तो रेडियल हेड की सबलक्सेशन देखने को मिलती है। और जो आर्म होता है वो फ्लेक्स्ड और प्रोनेटेड पोजीशन के अंदर होता है। इसके बाद है ओसगुड श्लेटर डिजीज। जो ओसगुड श्लेटर डिजीज है, इसमें देखो टिबियल ट्यूबरोसिटी, इसकी इन्फ्लेमेशन हुई भी है। दिस इज कॉल्ड ट्रैक्शन एपोफाइसिटस। ट्रैक्शन एपोफाइसिटिस एपोफाइसिटस। अगर कोई बंदा ओवर यूज इंजरी करे, कोई बंदा ज्यादा भागे, रनिंग करे, एक्सरसाइज करे, तो टिबियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर ज्यादा जोर होता है। क्यों? क्योंकि टिबियल ट्यूबरोसिटी पर पटेलर लिगामेंट, पटेलर टेंडन अटैच होता है, और पटेलर टेंडन क्वाड्रिसेप्स का टेंडन होता है। और क्वाड्रिसेप्स का फंक्शन क्या है? क्वाड्रिसेप्स का फंक्शन क्या होता है?
नी की एक्सटेंशन करना, कोई बंदा ज्यादा ओवर यूज करेगा, स्ट्रेन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर है जिसने बोन्स को बनाना होता है टिबियल टुब्रोसिटी पर, उसकी एवलियन हो जाएगी, मतलब अपनी जगह से ही हिल जाएंगे। ये आपको एडोलिसेंस में देखने को मिलता होता है, रनिंग और जंपिंग एथलीट्स में देखने को मिलता है, इंटीरियर नी में पेन होगा। इसके बाद पटेलोफिमोरल है, ओके, ये यंग एथलीट्स में देखने को मिलता है जिनमें इंटीरियर नी पेन देखने को मिलता है। ठीक हो गया, ओवर यूज इंजरी होती है, प्रोलॉन्ग सिटिंग से या वेट बेरिंग से बढ़ जाता है। इसके बाद डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप जॉइंट है। नॉर्मली जो आपका हिप बोन्स होती है, इलियम इस्कियम प्यूबिस, ये मिलकर एस्टाबुलम बनाती है। अगर आपका एस्टाबुलम सही से डेवलप नहीं हुआ न्यू बॉर्न में, तो डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप होगा, हिप जॉइंट की डिसलोकेशन देखने को मिलती होती है। रिस्क फैक्टर क्या होती है, ब्रीच प्रेजेंटेशन के बटक्स प्रेजेंट हुआ। अब अगर डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप है तो हिप की डिसलोकेशन आपको देखने को मिलती है। इसके लिए दो टेस्ट आपने करने हैं, बार्लू और ओर्टोलेनी। बार्लू में क्या करते हैं, बार्लू में आप इडक्शन करते हैं किसकी, थाई की, जिसकी वजह से डिसलोकेशन बढ़ जाती है। क्लियर, ठीक हो गया, इसकी नेट से तस्वीर देख लेना। ओर्टोलेनी में क्या करते हैं, जब हिप की एबडक्शन करते हैं तो जो फीमोरल हेड है वो एस्टाबुला में चला जाता है और डिसलोकेशन कम हो जाती है। क्लियर, अब इसके लिए आपने एक्सरे नहीं कराना होता, क्यों, क्योंकि कार्टिलेज की ओसिफिकेशन नहीं हुई होती न्यू बॉर्न्स में, इन्फेंट में, आपने अल्ट्रासाउंड कराना होता है। इसके बाद है लेग काफ पट्टी सिंड्रोम। पहले हमने पढ़ा था कि जो फीमोरल हेड है उसकी एवास्कुलर नेक्रोसिस होती है, कि जब फीमोरल नेक का फ्रैक्चर होता है, लेकिन अगर इडियोपैथिक हो तो उसको बोलती है लेग काफ पर्थीस डिजीज। ये भी बच्चों में देखने को मिलती है, 5 से लेकर 7 वालों में बच्चा लंगड़ा के चलेगा, ओके, एक्सरे नॉर्मल होता है। इसके बाद है स्लिप कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस। एपिफाइसिस बोन्स के एंड्स को देखते हैं। अगर कोई मोटा बच्चा है, ओके, मोटा बच्चा है तो उसमें जो एपिफाइसिस है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है एज कंपेयर टू फीमोरल नेक। ठीक हो गया, जस्ट लाइक जो स्कूप ऑफ आइसक्रीम है वो कौन से फिसल गया है, ओके, ये आपका आइसक्रीम की स्कूप होती है, और ये आइसक्रीम की स्कूप है, और ये कौन है, ये कौन है और ये स्कूप है। अगर ये स्कूप फिसल जाती है तो उसकी सेम, इसको बोलते हैं स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस। ठीक हो गया, ओके, तो यानी जो एपिफाइसिस होती है वो डिस्प्लेस हो गया है हेड की एज कंपेयर टू फीमोरल नेक, और इसके लिए आपने एक्सरे कराना होता है, और ये आपको मोटे बच्चों में देखने को मिलता होता है जो ज्यादा वजन डालते होते हैं। इसके बाद आपका कॉमन पीडियाट्रिक फ्रैक्चर है। पहला है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होगा, हड्डी एक साइड से टूटेगी, ओके, सपोज हड्डी क्या हुई, एक साइड से ब्रेक आई है और दूसरी साइड से क्या हुआ, बेंड हो गया है। इस साइड से बेंड हो गया है, इस साइड से ब्रेक हुआ है, लेकिन जो बोन की कंटिन्यूटी है अभी भी पार्शल है, ओके, तो इसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। एक होता है कंप्लीट फ्रैक्चर जिसमें बोन्स की कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। अगर इनकम्प्लीट फ्रैक्चर हो तो उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक हो गया, ओके, स्ट्रेस की वजह से होता है। अब रट्टा मार लेना, जो बोन होती है एक साइड से टूटती है और दूसरी साइड से बेंड हो जाती है। ठीक हो गया, ओके, जो कंप्रेशन साइड है, जिस जगह पे आपने कंप्रेस किया वो साइड इंटैक्ट रहती है, ओके, सपोज आपने इस साइड से कंप्रेस किया तो जो कंप्रेशन वाली साइड है, ओके, वो आपकी मुड़ जाती है, लेकिन दूसरी साइड है वो आपकी टूट जाती है। इसके बाद टोरस बक्कल फ्रैक्चर है। टोरस बक्कल फ्रैक्चर में क्या होगा, एक्सियल फ्रैक्चर होगा इमेच्योर बोन में, कि जो कॉर्टेक्स है, जो आउटर कवरिंग है वो बक्कल हो गया। बक्कल का मतलब है मुड़ गया है, ओके, मुड़ गया है, ओके, ठीक हो गया। सपोज आपका कहने का मतलब कंप्रेशन इस साइड पे थी, कंप्रेशन आपकी इस साइड पे थी, तो इस साइड पे कॉन्केविटी आ जाएगी और दूसरी साइड पे कॉन्वेक्सिटी आ जाएगा, तो ये कॉन्वेक्सिटी है और ये कॉन्केविटी है। ठीक हो गया, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा टोरस बक्कल फ्रैक्चर के बारे में। क्लियर, तो